गुड मॉर्निंग दोस्तों। उठो पार, तभी तक सोए हो। उठो, नहाओ, खाओ, लाइब्रेरी जाओ, ईमानदारी से मेहनत करो बिना ओवर थिंकिंग किए। इसी सिंपल स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करो एक बार, फिर देखो रिजल्ट का जलवा। हर रिजल्ट में आपका रोल नंबर होगा। फिर देखो पड़ोसी कैसे मिठाई लेके आते हैं। बिना डरे, बिना थके मेहनत करो, ईमानदारी से मेहनत करते रहो। रिजल्ट आपके पक्ष में ही होगा। ठीक है। वीडियो डेली अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, स्कूल जाना पड़ रहा है इसलिए। ठीक है। और आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। जो पिछला आपका टॉपिक था प्रमुख राजवंश, पिछला आपका जो टॉपिक था प्रमुख राजवंश, इसका थोड़ा सेगमेंट बचा था तो इसको पूरा करते हैं, फिर एमसीक्यू शुरू करते हैं। राणा हमीर सिंह सिसोदिया, इसका शासनकाल था यहाँ पर 1326 से 1364। ठीक है। समकालीन दिल्ली शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, इनके समकालीन थे। गौरीशंकर ओझा के अनुसार 1336 में सिंगोली का युद्ध हुआ था बांसवाड़ा में हमीर सिंह सिसोदिया ने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित किया था। 1336 में सिंगोली का युद्ध होता है बांसवाड़ा में, जिसकी विजय किसकी होती है? हमीर सिंह सिसोदिया की विजय होती है। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित करता है। ठीक है। हमीरदेव चित्तौड़ के विजय में बारूचारण और माता बीरबड़ी का योगदान था। किसका? हमीरदेव सिसोदिया की चित्तौड़ विजय में किसका हाथ था? बारूचारण और इनका मतलब बारूचारण और माता बीरबड़ी का योगदान रहा था मुख्य रूप से। ठीक, ये इंपॉर्टेंट बात है इसलिए हाईलाइट कर रखी है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका हमीरदेव सिसोदिया की उपनाम है, उपाधियाँ कौन कौन सी हो जाएगी? इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है। मेवाड़ का उद्धारक होता है, मेवाड़ का उद्धारक ही बोलते हैं इनको। हमीर सिंह सिसोदिया को मेवाड़ का उद्धारक बोलते हैं। चित्तौड़ का राणा सभा का संस्थापक, वास्तविक संस्थापक भी इसी को माना जाता है। और विषम घाटी पंचांग के अनुसार कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में उल्लेख है। विषम घाटी पंचांग किसमें उल्लेख है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। कुंभा की जो कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था कुंभा ने, इसका उल्लेख है। किसका? विषम घाटी पंचांग इसमें उल्लेख है। और वीर राजा की उपाधि भी दे रही कुंभा के रसिक प्रिया में। ठीक है। जिनकी जो रचना थी कुंभा की रसिक प्रिया में, वीर राजा की उपाधि दी है। प्रबल हिंदू शासक किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने इनको क्या कहा था? प्रबल हिंदू शासक के रूप में उपाधि दी थी। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, आपके जो बता रखा है देखो, रण सिंह और कर्ण सिंह के दो इनके पुत्र थे, सेम सिंह और राहब। कौन थे? रण सिंह और आपके कर्ण सिंह का जो पुत्र थे, सेम सिंह और राहब दोनों। और सेम सिंह ने रावल शाखा की स्थापना की थी। गुहिल वंश मतलब यहाँ पे विभाजित हो गया था। गुहिल वंश क्या हो गया था? यहाँ पे विभाजित हुआ था रावल शाखा और राणा शाखा के बीच में। राहब ने राणा शाखा की स्थापना सिसोदा गांव में की थी और सेम सिंह ने रावल शाखा की स्थापना चित्तौड़गढ़ में की थी। ठीक है। फिर हुआ था चित्तौड़गढ़ का अंतिम शासक कौन था? रतन सिंह। अपन ने पढ़ा, क्या पढ़ा? रतन सिंह पढ़ा था। और एक ने अधिकार कर लिया था। यहाँ पर प्रशासक किसको नियुक्त किया था? एक ने अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ का प्रशासक खिजर खां को बनाया और खिजर खां ने मालदेव को बनाया था। मालदेव ने जैसा बनवीर को सौंप के वो वापिस चला गया था। ठीक है। मालदेव ने जैसा और बनवीर को यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया। ठीक है। ये है रावल शाखा की बात है। अब है आपके राहब शाखा, जो कि आगे जाके क्या बनती है? राणा शाखा। रावल शाखा और राणा शाखा का विभाजन, गुहिल वंश का विभाजन हो जाता है राणा शाखा और रावल शाखा में। राहब द्वारा राणा शाखा की नींव कहाँ पे रखी गई? सिसोदा गांव में। सिसोदा गांव के आपके लक्ष्मण सिंह के पुत्र थे हरि सिंह के पुत्र थे हमीर सिंह। हमीरदेव सिसोदिया पे हमीर सिंह सिसोदिया भी बोल सकते हैं। हमीर सिंह सिसोदिया के द्वारा 1326 में ये मतलब आक्रमण कर दिया चित्तौड़ पर। कहाँ पर? चित्तौड़ पर 1326 में। कब किया? 1326 में चित्तौड़ पर आक्रमण करके जैसा बनवीर पर आक्रमण करके जैसा बनवीर को पराजित कर दिया। फिर किसका अधिकार हो जाता है? हमीर सिंह सिसोदिया का यहाँ पे अधिकार हो जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका महाराणा कुंभा के बारे में पता हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। महाराणा कुंभा मेवाड़ में एक पराक्रमी शासक थे और जिन्होंने अपनी सैन्य शक्ति और वास्तुकला के लिए ख्याति प्राप्त की थी। ठीक है। जिन्होंने अपनी सैन्य शक्ति और वास्तुकला के लिए ख्याति प्राप्त की और जिन्होंने 56 युद्ध लड़े, वे की एक कुशल योद्धा और लेखक, संगीतकार और वास्तुकार इंजीनियर भी थे। कौन बताओ? कुंभा एक कुशल योद्धा भी थे, लेखक भी थे, संगीतकार भी, वास्तुकार, इंजीनियर भी, सारे। उन्होंने मालवा के महमूद खिलजी को पराजित कर चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किया था। उन्होंने मालवा के महमूद खिलजी को पराजित करके चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया और इनकी मृत्यु 1468 में इनके पुत्र उदय सिंह हुड्डा के द्वारा कर दी गई थी कुंभलगढ़ दुर्ग में। नेक्स्ट हो जाएगा आपका प्रारंभिक जीवन काल के बारे में पता होना चाहिए आपको। इसके प्रारंभिक जीवन काल में क्या होगा? राणा कुंभा का जन्म 1417 में हुआ है और वे अपने पिता राणा मोक्कल के बाद 1433 में मेवाड़ के शासक बनते हैं और जिन्होंने अपने साथ अन्य दुश्मनों को पराजित कर मेवाड़ का अपना अधिकार स्थापित किया। किसने? महाराणा कुंभा ने। नेक्स्ट हो जाएगा आपका सैन्य उपलब्धि के इनके पास। सैन्य उपलब्धि के बारे में आपको पता होना चाहिए। उन्होंने मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी को सारंगपुर युद्ध में हराया, उसे बंदी बना लिया था। ठीक है। इसी के खुशी में उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। कहाँ गए थे? मोहम्मद खिलजी मालवा का सुल्तान था मोहम्मद खिलजी सेकेंड। ठीक है। इन्होंने नागौर, नारायणा और सारंगपुर, अजमेर, बूंदी, खाटू, साक्षू, मांडलगढ़ जैसे क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। उन्होंने गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन को भी हराया और स्थापत्य और कला में उन्होंने क्या किया? स्थापत्य और कला में इन्हें ख्याति प्राप्त हुई। आगे आपको पता होना चाहिए राणा कुंभा को स्थापत्य कला में बहुत बड़े शौकीन थे। आपको पता होना चाहिए राणा कुंभा स्थापत्य कला के बहुत बड़े शौकीन थे। वीर विनोद के लेखक श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ राज्य में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले कुंभा के द्वारा करवाया गया था, है ना। ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कितने? 32 दुर्ग अकेले कुंभा के द्वारा निर्माण करवाए गए थे। नेक्स्ट हो जाएगा आपका
कुंभलगढ़ राजसमंद मतलब कौन सा दुर्ग? कुंभलगढ़ का राजसमंद। और असलगढ़ है आपके माउंट आबू सिरोही, बसंती दुर्ग सिरोही में उपस्थित है। और ये इन दुर्गों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण भी करवाया था, जो कि मोहम्मद खिलजी सेकंड पर अपनी जीत का प्रतीक है इनका। नेक्स्ट हो जाएगा आपका वे कुशल संगीतकार भी थे। क्या थे? वे एक कुशल संगीतकार और लेखक थे, जिन्होंने संगीत राज, रसिक प्रिया, शुद्ध प्रबंध जैसे ग्रंथों की रचना भी की। क्या? कुंभ के द्वारा संगीत राज, रसिक प्रिया और शुद्ध प्रबंध जैसे बहुत सारे ग्रंथों की रचना भी की। और संगीत राज कुंभ द्वारा रचित सभी ग्रंथों में सबसे बड़ा और सबसे बृहद मतलब सर्वश्रेष्ठ और सिरमौर ग्रंथ है। कौन सा? संगीत राज। इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सब आपके लिए ऐड किया गया। और शास्त्रीय संगीत के अपूर्व ग्रंथ संगीत राज, जो 5 भागों में रत्नकोश में विभाजित किया गया है। पाठ्य रत्नकोश, नृत्य रत्नकोश, गीत रत्नकोश, वाद्य रत्नकोश और रस रत्नकोश के बारे में आपको पता होना चाहिए। शास्त्रीय संगीत के अपूर्व ग्रंथ मतलब संगीत राज को कितने भागों में बांटा है इसने? 5 भागों में बांटा है। कौन कौन से? पाठ्य रत्नकोश, नृत्य रत्नकोश और गीत रत्नकोश, वाद्य रत्नकोश और रस रत्नकोश। इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। चार मतलब पाठ्य, नृत्य और गीत, वाद्य ऐसे करके पूछ सकता है। एक ही ऑप्शन में डाल के मतलब कोई दूसरा डाल देगा और इसका नाम चेंज करके आपको प्रश्न पूछ सकता है ना। तो आपको अच्छे से प्रश्न इसके जो 5 भाग हैं संगीत राज के, इसको पता होना चाहिए। रत्नकोश को उल्लासों को परिरक्षणों में विभाजित किया। रत्नकोश को उल्लासों को परिरक्षणों में विभाजित किया। इस प्रकार संपूर्ण ग्रंथ को 80 परिरक्षणों में विभाजित किया। और यह ग्रंथ पाठ्य रत्नकोश में कुंभ का वंशावली का वर्णन मिलता है। पाठ्य रत्नकोश में क्या मिलता है? इसके रत्नकोश में पहले में क्या मिलता है? इसकी वंशावली का वर्णन मिलता है ना। उनके पुत्री के बारे में, उनका जो फैमिली मतलब जो भी वंश था, कहाँ से आगे बढ़ता है, उसके बारे में पूरा जानकारी मिलती है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कुंभ का दरबारी साहित्य कौन थे? कुंभा के दरबारी साहित्य कौन थे? इसके बारे में बताना चाहिए आप। कुंभा के दरबारी साहित्य थे मंडन, गोविंद नाथा, सारंग व्याज, सुंदरगढ़ी, किला भट्ट। कुंभकालीन प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे? भुवन सुंदर सूरी थे, सोम सुंदर सूरी, जय शेखर सूरी, मुनि जिनसेन सूरी व भुवन कीर्ति, सोमदेव सुंदर सूरी, मुनि सुंदर और माणिक्य आदि इसके मतलब जो कौन थे? जैन आचार्य थे। और इनके जो दरबारी जो थे मंडन, गोविंद नाथा, ये आपको सब पता होना चाहिए ना। इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें से प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका महाराणा। जो इंपॉर्टेंट है वही शासक मैंने ऐड किया आपके लिए, ठीक है ना। सबको नहीं मैंने सबको नहीं ऐड किया। इंपॉर्टेंट है वही शासक को मैंने यहाँ पे इसकी शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं। महाराजा रायमल हो जाएगा आपका 1464 से 1509, ठीक है। इनका जन्म काल क्या, इनका शासनकाल क्या हो जाएगा? 1464 से 1509। इनकी रानी थी रतन कंवर। कौन थी? रतन कंवर के दो पुत्र थे, पृथ्वीराज सिसोदिया, संग्राम सिंह मतलब सांगा बोलते जिसको, है ना। इनके दो पुत्र थे रतन कंवर के, जो कि महाराजा राजमल की रानी थी। श्रृंगार देवी का एक ही पुत्र था, जयमल। कौन था? जयमल। तो तीनों के बीच में क्या होता है? तीनों बेटों के बीच में उत्तराधिकारी संघर्ष का प्रारंभ होता है। और इसमें चित्तौड़गढ़ के भीमल गांव में स्थित कपासन माता के पुजारी थी मीरी चारनी, है ना। संग्राम सिंह मतलब संगा के राजा बनने के भविष्यवाणी की किसने? बताओ। मीरी चारनी ने। इंपॉर्टेंट है, इसलिए हाईलाइट कर रखा है। उत्तराधिकारी के इस संघर्ष में साचा सारंगदेव और सेवंतरी गांव के राजसम्मान विदा जयमल्लोत मारे जाते हैं। उत्तराधिकारी के इस संघर्ष में इनके साचा सारंगदेव और सेवंतरी गांव के राजसम्मान के विदा जयमल्लोत मारे जाते हैं ना, इनके उत्तराधिकारी संघर्ष में। तीनों के बीच में उत्तराधिकारी संघर्ष होता है। किसके बीच में? पृथ्वीराज सिसोदिया, सांगा और जयमल के बीच में, है ना। इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पता होना चाहिए आपको। संग्राम सिंह भागकर अजमेर चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं? संग्राम सिंह जो है भागकर अजमेर करमचंद पवार के पास शरण लेते हैं। और जयमल टोडा के राव सुल्तान की सोलंकी के पुत्र से रात लड़ता हुआ मारा जाता है ना। तो ये दोनों एक तरफ थे। कौन कौन बताओ? जयमल और पृथ्वीराज सिसोदिया, ठीक है ना। और संग्राम सिंह अकेला था बेचारा, तो वो मतलब डरा फुजरा के इसके पास क्या, ये सबसे बड़ा था, छीनना था, मतलब गद्दी छीननी थी। तो पर जयमल और पृथ्वीराज सिसोदिया ने मिलकर क्या किया था? संग्राम सिंह के ऊपर अटैक कर रहे थे ये। तो जयमल और फिर जयमल का संग्राम सिंह भाग जाता है कहाँ पर? अजमेर करमचंद पवार के पास, है ना। लड़ता फिर आगे क्या होता है? जयमल टोडा के राव सुल्तान सोलंकी के पुत्र से साथ लड़ता हुआ मारा जाता है। जयमल क्या होता है? टोडा के राव सुल्तान सोलंकी के पुत्र के साथ लड़ता हुआ मारा जाता है। क्यों मारा जाता है? क्योंकि वो मतलब इसकी शादी फिक्स हुई थी तारा के साथ, है ना। शादी फिक्स किसके साथ हुई थी? इनकी पुत्री तारा के साथ। तो वो के साथ मतलब जो होशियारी कर रहा था, वैसे ही वहाँ जाके होशियारी दिखा रहा होगा टोडा के राव सुल्तान सोलंकी के पुत्र से। तो वहाँ पे क्या होता है कि इन दोनों की लड़ाई हो जाती है, उनके पुत्र और जयमल के बीच में लड़ाई हो जाती है। तो जयमल को लड़ता हुआ मारा जाता है ना। और पृथ्वीराज सिसोदिया है जो कि राव सुल्तान की गयासुद्दीन खिलजी से राव सुल्तान को गयासुद्दीन खिलजी से टोडा जीत कर दिया और उसकी पुत्री तारा से विवाह कर लिया। तारा का विवाह होने वाला था जयमल के साथ, है ना। जयमल इसलिए गया था वहाँ पर, उनके मतलब उनके ठिकाने पर गया था। तो वहीं पे उसके भाइयों के साथ मतलब लड़ाई हो जाती है, तो इसके साथ वहाँ मारा जाता है। नेक्स्ट होता है हो जाएगा आपका सिरोही की जगमाल देवड़ा ने पृथ्वीराज सिसोदिया की हत्या कर दी। सिरोही की जगमाल देवड़ा ने पृथ्वीराज सिसोदिया की हत्या कर दी। और 12 खंभों की छतरी है कुंभलगढ़ दुर्ग में, है ना। इसकी पृथ्वीराज सिसोदिया की जो छतरी है वह आपको कहाँ पर है? आपके 12 खंभों की छतरी है कुंभलगढ़। घोड़ा साहन है। कौन सा? घोड़ा साहन है, साहन, है ना। साहन है, साहन है, घोड़े का नाम क्या है? साहन है। 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ में स्थित है। सिरोही जगमाल देवड़ा के साथ पृथ्वीराज सिसोदिया ने हत्या कर दी जगमाल देवड़ा ने, है ना, जहर दे दिया था।
1509 में रायमल की मृत्यु के बाद श्रीनगर के करमचंद पवार की सहायता से संग्राम सिंह को मेवाड़ का शासक बनता है। 1509 में रायमल की जब मृत्यु हो जाती है, इसके बाद श्रीनगर के करमचंद पवार मतलब अजमेर के करमचंद पवार की सहायता से संग्राम सिंह मतलब सांगा मेवाड़ का शासक बनता है और महाराणा सांगा की गद्दी संभालने के बाद करमचंद पवार को अजमेर की जागीर प्रदान की जाती है इसके द्वारा और रावत की उपाधि दी जाती है करमचंद पवार को इसके द्वारा महाराणा सांगा के द्वारा, है ना। इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट नहीं किया तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कुंभा, कुंभा हो गया। नेक्स्ट हो जाएगा आपका महाराणा सांगा, नेक्स्ट हो जाएगा आपका महाराणा सांगा के बारे में, है ना। इंपॉर्टेंट है महाराणा सांगा आपके लिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए महाराणा सांगा। महाराणा सांगा के राज्याभिषेक के समय दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोधी था। कौन था? महाराणा सांगा के राज्याभिषेक के टाइम पर दिल्ली का सुल्तान कौन था? सिकंदर लोधी था। और गौरीशंकर और हीराचंद ओझा के अनुसार राणा सांगा के प्रारंभिक शासनकाल में 3 प्रमुख युद्ध होते। कितने? 3 प्रमुख युद्ध होते हैं। गौरी शंकर ओझा के अनुसार महाराणा सांगा का प्रारंभिक जीवन काल में 3 मुख्य युद्ध होते हैं। कौन कौन से? KBG, KBG आपको याद रखना है, KBG, है ना। 3 प्रारंभिक युद्ध होते हैं। कौन कौन से? KBG, खातौली का युद्ध, बांडी का युद्ध और गागरोन का युद्ध, है ना। तीनों युद्ध के बारे में आपको पता होना चाहिए। मतलब कैसे आता है? खातौली का युद्ध जो कि 1500 कब हुआ था? 1517 में हुआ था, 1517 में। और जो बांडी का युद्ध हुआ था आपको 1518 में। कब हुआ था? 1518 के बीच में। किसके बीच में? संगा इब्राहिम लोदी के मध्य। और पहला भी खातौली का युद्ध हुआ था, वो कहाँ पे? कोटा में होता है और संगा और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। तीनों में संगा की विजय होती है। KBG में मतलब तीनों में क्या होता है? खातौली का युद्ध, बांडी का युद्ध और गागरोन का, तीनों युद्ध में संगा की ही विजय होती है ना। और गागरोन का युद्ध होता है किसके मध्य? संगा और मोहम्मद खिलजी सेकंड के मध्य। मालवा का जो मोहम्मद खिलजी सेकंड जो था, इसके मध्य युद्ध होता है गागरोन का युद्ध। तीनों युद्ध आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तीनों में विजय किसकी होती है? संगा के जो प्रारंभिक जो युद्ध है संगा के इब्राहिम लोदी और मोहम्मद खिलजी के साथ होते हैं। तीनों में इसका मतलब इसकी विजय होती है। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तुजु की बाबरी में उल्लेख मिलता है ना। बाबर की आत्मकथा में तुजु की बाबरी में इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका बाबर संगा के मध्य संबंध। क्या थे बाबर और संगा के मध्य संबंध? बाबर संगा के मध्य संबंध 1519 से 1526 के मध्य। 1519 से 1526 के मध्य बाबर और भारत पर 5 आक्रमण करता है। कितना? बाबर भारत पर 5 आक्रमण करता है, जो कि 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित की मुगल सत्ता पर स्थापना की। क्या की बाबर ने? 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर, पानीपत के युद्ध में मतलब बाबर ने 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर मुगल सत्ता की स्थापना की और दिल्ली व आगरा पर अधिकार कर लिया। किसने? बताओ। हाँ, बाबर ने। किसने? बाबर ने। और बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण करने का उल्लेख मिलता है ना। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, नेक्स्ट हो जाएगा बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में उल्लेख किया कि उस समय भारत में 2 शक्तिशाली शासक थे। कौन कौन से? एक महाराणा सांगा और दूसरा कृष्णदेवराय, है ना। विजयनगर का निवासी था। कौन? कृष्णदेवराय विजयनगर का शासक था। और महाराणा सांगा दोनों ही शक्तिशाली शासक के रूप में जाना जाता है भारत में, है ना। उनसे डरता था बाबर। भारत में मुगल सत्ता की अस्थायी रूप देने के लिए सांगा को पराजित करना अनिवार्य था। इसलिए कौन सा युद्ध हुआ? इनके बीच में दोनों का युद्ध मतलब होना लाजमी हुआ। भारत का मुगल सत्ता को अस्थायी रूप देने के लिए सांगा को पराजित करना क्या था? अनिवार्य था। इसलिए मतलब बाबर और सांगा के बीच में युद्ध होना स्वाभाविक था, है ना। बाबर ने अपनी शक्ति का विस्तार करते हुए मेवात, बयाना, कालपीठ जैसे क्षेत्रों का नियंत्रण स्थापित किया। बाबर ने अपनी शक्ति का विस्तार करते हुए मेवात में, बयाना मतलब भरतपुर वाला जो एरिया आपने मेवात वाला एरिया, कालपीठ जैसे क्षेत्रों में इसका नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ किया। किसने? बाबर ने। तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका बाबर सांगा के मध्य संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? दोनों शासकों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। संगा द्वारा मेवात के हसन का मेवाती को चरण देना। संगा ने किसको शरण दी थी? हसन का मेवाती, जो कि कहाँ का था? मेवात का था। उसको हसन का मेवाती को शरण दी, जिसके कारण बाबर और संगा के मध्य संघर्ष का प्रमुख कारण रहा। बाबर ने अपनी आत्मकथा में उल्लेख किया है कि संगा ने मुझे इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सहायता देने के लिए आश्वासन दिया था। संगा के मतलब बाबर कहता है इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सहायता देने का आश्वासन दिया था। किसने? संगा ने। लेकिन युद्ध के समय सहायता नहीं की, इसकी वजह से मैंने आक्रमण किया संगा पर। यह इसका उल्लेख मिलता है किसमें? इसकी बाबर की अपनी आत्मकथा में। नेक्स्ट हो जाएगा आपका इंपॉर्टेंट है ये चीज़, है ना। 16 फरवरी को होता है 1527 बयाना का युद्ध। 16 फरवरी 1527 इंपॉर्टेंट है। 16 फरवरी 500 नेक्स्ट हो जाएगा आपका 16 फरवरी 1527। 16 फरवरी 1527, है ना। 16 फरवरी 1527 में बयाना का युद्ध होता है, जो कि भरतपुर में। कहाँ पर? बयाना भरतपुर में होता है 16 फरवरी 1527 में। संगा वर्सेस बाबर के बीच में। और दुर्ग रक्षक था इसका बाबर का कौन? मेहंदी ख्वाजा बाबर का बेनोई, है ना। तो संगा की यहाँ पे क्या हो जाती है? विजय होती है और मेहंदी ख्वाजा मारा जाता है। कहाँ पर? बयाना का युद्ध में 16 फरवरी 1527 में। तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका इन दोनों का मध्य युद्ध, संगा बाबर के बीच में युद्ध होता है और संगा की विजय होती है, मेहंदी ख्वाजा मारा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप फिर बाबर ने मेहंदी ख्वाजा की सहायता के लिए किसको भेजा था?
बाबर ने मेहंदी ख्वाजा की सहायता के लिए मोहम्मद सुल्तान को भेजा। किसको भेजा था? मोहम्मद सुल्तान को भेजा था। मोहम्मद सुल्तान मिर्जा को भेजा। इस युद्ध के बाद बाबर ने संगा को खानवा युद्ध की चुनौती दी ना। इस युद्ध के बाद मतलब इसके परिणाम स्वरूप ही बाबर ने संगा के खानवा के युद्ध की चुनौती देता है। फिर होता क्या है, काबुल के ज्योतिष मोहम्मद शरीफ बाबर के युद्ध में पराजय होने की भविष्यवाणी करता है। काबुल का ज्योतिष मोहम्मद शरीफ बाबर के युद्ध में पराजय होने की भविष्यवाणी करता है। किसमें? खानवा के युद्ध में, है ना। तो किसके मध्य लड़ा जाता है? बाबर और संगा के मध्य खानवा का युद्ध की चुनौती देता है और फिर युद्ध होता है। तो आगे नेक्स्ट देखो, आगे नेक्स्ट हो जाएगा 17 मार्च का युद्ध। यह युद्ध कब होता है? 17 मार्च 1527 में, 17 मार्च 1527, है ना। यह युद्ध कब होता है? 17 मार्च 1527 में, है ना। बाबर संगा के मध्य खानवा का युद्ध कब होता है? 17 मार्च 1527, इंपोर्टेंट है ना। और खानवा का युद्ध में रूपवास भरतपुर में होता है। खानवा की जगह पर स्थित है रूपवास भरतपुर, है ना। संगा वर्सेस बाबर के मध्य युद्ध होता है। संगा जो आपकी युद्ध पद्धति अपनाता है, पाती पेरवन पद्धति का प्रयोग करता है ना। और जो बाबर होता है तुगलमा पद्धति युद्ध पद्धति का उपयोग करता है, जो कि कहाँ से सीखी थी इसने? उज्बेकों से सीखी थी। तोप खाने का प्रयोग करता है, मतलब तोपों का प्रयोग करता है, इसलिए तुगलमा युद्ध पद्धति का नाम से जाना जाता है इसको। तो इसमें क्या होता है? बाबर की विजय होती है। तो बाबर क्या करता है? गाजी की उपाधि धारण कर लेता है। क्या करता है? गाजी की उपाधि धारण करता है। ये भी इंपोर्टेंट है आपके लिए, है ना। ये तो पाती पेरवन ये पूछा जाता है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ये चारों चीज़ें इंपोर्टेंट है, मैं चार्ट के रूप में आपके लिए लेके आया समझाने के लिए ना। फिर यहाँ मतलब संगा की तरफ से कौन विश्वासघाती होता है? मैंने आपके क्वेश्चन करवाए थे। तो जो नागौर का खानजादा है, नागौर का खानजादा क्या करता है? खानजादा रहता है वो, मतलब बाबर के साथ, मतलब अपने संगा के साथ विश्वासघात करता है। क्या? संगा रायसेन एमपी का जो था आपका सहलदी तंवर भी इसके साथ, मतलब दोनों ही क्या करते हैं? संगा के साथ विश्वासघाती होते हैं। संगा के साथ बाबर के साथ मिल जाता है ना। इसके लिए क्या होता है? बाद में इनकी सारी जो रणनीति होती है संगा की, वो बाबर को बता देते हैं। तो बाबर की क्या होती है? बाद में विजय होती है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कर्नल जनरल टोड के अनुसार किसके अनुसार? कर्नल जनरल टोड के अनुसार नेक्स्ट हो जाएगा कर्नल जनरल टोड के अनुसार 7 राजा 9 उपराजा और 104 सरदार किसके साथ? महाराणा संगा के साथ रहते थे, है ना। 7 राजा 9 उपराजा 104 सरदार कर्नल जनरल टोड के अनुसार किसके साथ रहते थे? महाराणा संगा के साथ, है ना। तो कैसा रहा होगा, आपको अंदाजा लगा सकते हो महाराणा संगा कैसा आदमी रहा होगा। तो गोपीनाथ शर्मा का हिंदू पथ शासक के रूप में इसको उपाधि दी। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हिंदू पथ शासक के रूप में उपाधि दी। और सैनिकों का भग्नावेश का उपाधि भी है इनके पास, और मानव का खंडहर भी कहते हैं। सैनिकों का भग्नावेश किसको बोला जाता है? राणा संगा को। और मानव का खंडहर भी बोलता है महाराणा संगा को। संगा के युद्ध भूमि के गायब होने पर मालदेव और अखेराज देवड़ा, मालदेव ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, और मालदेव और अखेराज देवड़ा युद्ध भूमि में घायल होने पर संगा को बसवा दौसा ले जाया जाता है। संगा को बसवा दौसा ले जाया गया, है ना। नेक्स्ट हो जाएगा आपका संगा का युद्ध भूमि छोड़कर जाने के बाद जाला अज्जा युद्ध का नेतृत्व करता है और वीर गति को प्राप्त करता है। संगा का युद्ध भूमि छोड़कर जाने पर जाला अज्जा क्या करता है? युद्ध का नेतृत्व करता है और वीर गति को प्राप्त होता है। बाबर के इस युद्ध में जीत होती है और गाजी की उपाधि धारण करता है। संगा का बसवा दूसरा से रणथंबोर ले जाया गया और कवि जमुना थोड़ा ने वीर काव्य रस सुनाया, है ना। तो बाबर की चंदेरी आक्रमण की सूचना मिलने पर संगा को बाबर की चंदेरी आक्रमण कहाँ पे? चंदेरी आक्रमण करने की सूचना मिलने पर वह अपनी सेना लेकर कालपी के पास इरिच के मैदान में पहुंच गया और संगा को जर दे दिया। इसके सरदारों ने संगा को क्या दे दिया कि संगा के सरदार ने जहर दे दिया। किसको? संगा को, है ना। संगा को मतलब कालपी के पास इरिच के मैदान में जहाँ इसकी सेना लेकर पहुंचे वहाँ संगा को जहर दे दिया। किसके द्वारा? इसके जो सरदार थे इसके साथ उन्होंने, है ना। क्योंकि सेना पहले ही बहुत सारी क्या हो रखी थी, मतलब सेना बहुत ही कम हो, मतलब जो युद्ध कर गई थी खानवा का युद्ध में बहुत सारी सेना को गवा चुके थे पहले से। इसलिए क्या होता है, संगा को और ज़्यादा मतलब जो सैनिक थे उनकी क्षति ना पहुँचे यूँ करके, मतलब वैसे ही संगा की मतलब हालत बहुत ख़राब थी ना। एक पैर और एक हाथ तो पहले से नहीं था, और बाद में फिर और लड़ने के बाद पे और हालत ख़राब कर दी थी खानवा के युद्ध में। फिर आगे फिर कालपी के युद्ध, मतलब कालपी के पास इरिच के मैदान में फिर मतलब युद्ध करने चला गया था संगा। इसके लिए यहाँ पे जहर दे दिया गया किसके द्वारा? इसके सरदारों के द्वारा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका महाराणा संगा की मृत्यु होती है कालपी मतलब कालपी एमपी के पास में, है ना। जबकि संगा कहाँ होता है? मांडवगढ़ भीलवाड़ा में। महाराणा संगा की 8 खंभों की छतरी है कहाँ पर? मांडवगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है। और चबूतरा बसवा दौसा में स्थित है। महाराणा संगा भारत के प्रथम हिंदू सम्राट थे जिन्होंने हिंदू शासकों को संगठित करने का प्रयास किया था। महाराणा संगा प्रथम भारत के वो शासक थे, हिंदू सम्राट थे, जो कि सभी हिंदू शासकों को संगठित करने का प्रयास किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका ऐसा मैटर कहीं मिल जाए तो बता देना मेरे को, है ना। ऐसा मैटर कहीं आपको मिले तो बताना मेरे को, यूट्यूब में बड़ा मिल जाए तो। महाराणा प्रताप 1572 में 1597 में
महाराणा प्रताप 1500 से 1572 से 1597, इनके पहले इनके पिताजी थे, है ना, इंपॉर्टेंट है इसलिए इनको करवाया जा रहा है। मनोज नेन्सी 9 मई, मनोज नेन्सी के अनुसार 9 मई कहाँ पर, 9 मई ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया से विक्रम संवत 1597 में इनका जन्म होता है ना। और जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार कहते हैं 9 मई 1540 में इनका जन्म होता है। और कुंभलगढ़ राजसमंद में इनका जन्म होता है, कटारगढ़ में, वो मेवाड़ की आग बोलते हैं। कटारगढ़ में कहाँ, बाजन महल में कहाँ पर, जूनी कचहरी में, कहाँ पर, जूनी कचहरी, इंपोर्टेंट है ये आपको पूछा जाता है एग्जाम, है ना। और जूनी कचहरी में इनका जन्म होता है, किसके पुत्र होते हैं, महाराणा उदय सिंह और जयवंताबाई के पुत्र होते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म होता है, बचपन का नाम इनका कीका, बचपन का नाम क्या है, कीका नाम है इनका बचपन का, है ना, इंपोर्टेंट है। जन्म होता है ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को, उनके क्या होता है, इस मतलब तिथि को जन्म होता है ना। नेक्स्ट जगह का 1557 में बिजोला की रामरख पवार की पुत्री अचलदे के साथ 1557 में, कब होता है, 1557 में 17 वर्ष की आयु में इनका मतलब विवाह करवा दिया जाता है, किसके साथ, रामरख पवार की पुत्री अजबदे के साथ महाराणा प्रताप का विवाह होता है। और 1559 में महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह का जन्म होता है 1559 में। और ये शासक कब बनते हैं महाराणा प्रताप, 1572 में ना, याद रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 28 फरवरी 1572 में महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। और फाल्गुन पूर्णिमा होली पर, कब, महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है, कब, फाल्गुन पूर्णिमा को होली पर, 28 फरवरी 1572 में। 32 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप क्या बनते हैं, उनका 32 वर्ष में आयु में इनका राज्याभिषेक होता है, 32 वर्ष की आयु में, है ना, महाराणा प्रताप का प्रारंभिक राज्याभिषेक कहाँ होता है, गोविंदा उदयपुर में महादेव बावड़ी के निकट, है ना। तलवार बांधने वाला रावत कृष्णदास सुंडावत, जो कि सोलंबर का था, है ना। तो प्रारंभिक इनका राज्याभिषेक कहाँ होता है, जहाँ दाह संस्कार किया जाता है, वहीं पे इनका क्या किया जाता है, गोविंदा उदयपुर में महादेव बावड़ी के निकट प्रारंभिक राज्याभिषेक हो जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, तो क्या होता है आगे देखो, रानी बटियानी रानी धीरभाई का पुत्र, मतलब उदय सिंह की 2 रानी आती है ना। तो एक तो जयवंता भाई और धीरभाई, है ना। धीरभाई का पुत्र था जगमाल, कौन था, जगमाल। उत्तराधिकारी मतलब जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, किसके कहने पर, बटियानी रानी के कहने पर उदय सिंह द्वारा क्या किया, जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, ठीक है। और उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद समर्थन कौन करता है, कृष्णदास सुंडावत और सांगा देवगढ़ का था, उन्होंने इनका समर्थन किया। विरोध कौन करता है, पाली के अखिराज सोनग्रा और ग्वालियर के रामसा तंवर और जालौर का अक्षराज, इनके द्वारा क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है कि महाराणा प्रताप इतना योग्य होते हुए भी आप इसको उत्तराधिकारी घोषित नहीं करें, है ना। उन्होंने मतलब बटियानी रानी के कहने पर जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित करने, तो फिर जगमाल नाराज होकर चला जाता है कहाँ पर, अकबर की शरण में चला जाता है। तो वहाँ पे इसको इसके द्वारा नेक्स्ट हो जाएगा, महाराणा प्रताप को शासक बनाए जाने के कारण जगमाल नाराज होकर अकबर की चरण में चला जाता है और अकबर ने इसे जहाजपुर की जागीर प्रदान की। वहाँ जाके खुश हो गया बेवकूफ़ आदमी। आगे देखो, 1583 में दत्तानी के युद्ध में सिरोही के सुल्तान देवड़ा के साथ लड़ते हुए मारा जाता है। महाराणा प्रताप का साथ दिया था, कितना अच्छा था ना, आज इसका नाम होता। और दत्तानी के युद्ध में सिरोही के सुल्तान देवड़ा के साथ लड़ते हुए मारा जाता है 1583 में। दत्तानी का युद्ध कब हुआ था, 1583, किसके मध्य, ठीक है, सुल्तान देवड़ा और महाराणा प्रताप का पुनः विधिवत राज्याभिषेक होता है कुंभलगढ़ दुर्ग में। नौट राज्य के इस अवसर पर जोधपुर के शासक राव चंद्रसेन भी उपस्थित हुआ करता है, ठीक है। तो महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार करने से क्या कर दिया, मना कर दिया, अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। और इसको समझाने के लिए 4 शिष्टमंडल अकबर के द्वारा भेजे गए थे, है ना। आपको बताना चाहिए कौन कौन थे, जलाल का कोर्ची, पहला कौन था, जलाल का कोर्ची, JMB थोड़ा दूर है, JMB टी से आपको याद रख सकते हैं ना। जैसे मतलब हो जाएगा आपका जलाल खां खोरची, और एम से हो जाएगा मानसिंह कचवा, हो जाएगा, और एम से हो जाएगा आपका भगवान दास कचवा, है ना। और लास्ट हो जाएगा टी से टोडरमल। ये इसको समझाने के लिए, मतलब महाराणा प्रताप के अधीनता स्वीकार करने के लिए किसके पास आ रहे थे, महाराणा प्रताप के पास अकबर के द्वारा भेजे गए थे शिष्टमंडल के रूप में। तो मार्च 1574 में अकबर स्वयं अजमेर में स्थित अकबर के किले में आया और हल्दीघाटी युद्ध की योजना बनाता है ना। नहीं समझने पर क्या करता है, अकबर स्वयं आता है मार्च 1574 में अकबर के किले अजमेर में, और वहाँ से अकबर क्या करता है, इस हल्दीघाटी युद्ध की योजना बनाता है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, इस युद्ध का नेतृत्व मानसिंह को सौंपता है और जिला इसका सौंपता है, और नकीम खां द्वारा इसका विरोध किया जाता है। तो अकबर ने इसे मानसिंह को परिजन दत्तक पुत्र की उपाधि प्रदान की, इसको मानसिंह को। तो फिर क्या होना चाहता है, नकीम खां चुप हो जाता है। और 8 अप्रैल 1576 को मानसिंह को अजमेर से अपनी सेना लेकर मांडलगढ़ भिलवाड़ा आया। मानसिंह क्या करा, 8 अप्रैल 1576 में मानसिंह अजमेर से अपनी सेना लेकर मांडलगढ़ भिलवाड़ा आया, और मांडलगढ़ भिलवाड़ा में वहाँ पर ठहरा 2 महीने तक, दुर्ग में, है ना। मानसिंह की सेना मांडलगढ़ मोलेला होते हुए बादशाह बाग खमनौर राजसमंद पहुंची, और महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी युद्ध की योजना कुंभलगढ़ दुर्ग में बनाई और अपनी सेना का पड़ा लौसिंग गांव खमनौर में रखा। दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, महाराणा प्रताप की कोलियारी गांव उदयपुर में, महाराणा प्रताप कोलियारी गांव उदयपुर में स्थित मायरा की गुफा को क्या बनाता है, अपना शस्त्रागार बनाता है, शस्त्रागार इंपॉर्टेंट है। और 18 जून 1574 में हल्दीघाटी का निर्णायक युद्ध होता है, हल्दीघाटी का निर्णायक युद्ध होता है 18 जून 1574। 18 और 21 दोनों मानते हैं इसको, 18 और 21 जून 1574 को
हल्दीघाटी का युद्ध कन्नौज राजसमंद में होता है। कहाँ पर? कन्नौज राजसमंद हल्दीघाटी का युद्ध होता है। बनास का युद्ध भी बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं? हाथियों का युद्ध, मेवाड़ का थर्मोपल्ली, कन्नौज टोड के अनुसार। जेहाद का युद्ध बोलते हैं आसफ खां के अनुसार। तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर के बीच में होता है। ठीक है, तो मानसिंह अकबर की तरफ से मानसिंह आता है और मानसिंह अकबर की तरफ से मानसिंह आता है। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका इस युद्ध में मीतरखा धारा। इस युद्ध में मीतरखा के द्वारा अकबर को युद्ध भूमि आने की अफवाह फैलाई है ना। मीतरखा के द्वारा अकबर को युद्ध भूमि आने की अफवाह फैलाई कि महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि छोड़कर जाने पर के बाद सादड़ी के झालाबिदा महाराणा प्रताप की युद्ध भूमि छोड़कर जाने के बाद सादड़ी के झालाबिदा के युद्ध का नेतृत्व करता है। युद्ध के बाद बदायूं राजपूतों के जो खून होता है इससे अपनी दाढ़ी रंगता है ना। नेक्स्ट हो जाएगा आपका तो इस युद्ध में महाराणा प्रताप एवं शक्ति सिंह का मिलन का आपका जो वर्णन मिलता है किसमें? गिरिधर की अपनी रचना संगत राजों में। इंपोर्टेंट है। और इस युद्ध में उदयनाला नामक स्थान पर चेतक की मृत्यु हुई और चेतक स्मारक बगीचा गाँव राजसमंद में स्थित है ना। ये बात भी इंपॉर्टेंट है। इस युद्ध में उदयनाला नामक स्थान पर चेतक की मृत्यु होती है और चेतक का स्मारक बगीचा गाँव राजसमंद में होता है। नवीन इतिहासकार के अनुसार चंद्रशेखर शर्मा के अनुसार हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय मानते हैं ना। महाराणा प्रताप इनके हाथ नहीं लगाता, इसलिए ये क्या मानते हैं? चंद्रशेखर शर्मा हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय मानते हैं ना। इतने कम सैनिक होते हुए भी इनका सामना किया और नहीं अकबर के हाथ में भी नहीं लगे। नेक्स्ट हो जाएगा आपका इस युद्ध के परिणाम में नाराज होकर अकबर ने मानसिंह को और आसफ खां को मुगल दरबार से प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया और मानसिंह को 4 वर्षों के लिए खिंचीवाड़ा जलावाड़ चला गया ना। मानसिंह 4 वर्षों से इसके दरबार से निष्कासित कर दिया और 4 वर्षों के लिए खिंचीवाड़ा जलावाड़ चला गया। कौन? मानसिंह। नेक्स्ट हो जाएगा हल्दीघाटी युद्ध के बाद की स्थिति क्या थी? 1576 में अकबर स्वयं उदयपुर में स्थित मोही गाँव आया और अकबर ने उदयपुर पर अधिकार करके उसका नाम बदल करके रख दिया मोहम्मदाबाद रखा और उदयपुर का प्रशासक किसको बनाया? जगन्नाथ कस्बा एवं फखरुद्दीन को बनाया। मोहम्मद फखरुद्दीन को निकल गया। नेक्स्ट हो जाएगा आपका अकबर के सेनापति शाहबाज खां को महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान लेकर भेजा वापिस। अकबर ने अपने सेनापति शाहबाज खां को महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान लेकर भेजा रहा है ना। अकबर के द्वारा बहुत सारे अभियान चलाए गए थे किसको पकड़ने के लिए? महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए ना। महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए बहुत सारे अभियान भेजे, लेकिन सब में क्या रहा? अकबर असफल ही रहा। तो अकबर के द्वारा सेनापति शाहबाज खां को महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान लेकर भेजा। शाहबाज खां महाराणा प्रताप के 3 असफल आक्रमण करता है 1577, 1578, 1579। कुंभलगढ़ का युद्ध होता है किसके मध्य? कुंभलगढ़ का युद्ध होता है प्रताप और शाहबाज के मध्य है ना। कुंभलगढ़ का युद्ध होता है प्रताप और किसके मध्य? शाहबाज के मध्य होता है। भाण सोनग्रा और शुजा सीदल क्या होते हैं? वीर गति को प्राप्त करते हैं। भाण सोनग्रा और शुजा सीदल क्या होते हैं? वीर गति को प्राप्त होता है। शाहबाज की विजय होती है इसमें ना कुंभलगढ़ के युद्ध में 3 अप्रैल 1578। याद रहेगा 3 अप्रैल 1578। 3 अप्रैल 1578 ना 1578 इम्पोर्टेंट है। और 1580 में अकबर ने मेवाड़ पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 4 छावनियाँ स्थापित की। अकबर ने मेवाड़ पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कितनी? 4 छावनियाँ स्थापित की 1580 में। कौन सी? दिवेर राजसमंद, देवल डूंगरपुर, देसूरी पाली और देवबरी उदयपुर। 4D से याद रख सकते हो। 4D से याद रखो। दिवेर, देवल, देसूरी, देवरी है ना। राजसमंद, डूंगरपुर, उदयपुर, पाली। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 1582 में अकबर के सेनापति सुल्तान खां महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान लेकर फिर भेजा। 1582 में अकबर ने सेनापति कौन था? सुल्तान खां को महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान लेकर भेजता है और दिवेर का युद्ध होता है राजसमंद में अक्टूबर 1582 में। प्रताप की तरफ कौन से लड़ा था? अमर सिंह लड़ा था प्रताप की तरफ से। प्रताप की विजय होती है इसमें और सुल्तान खां किसके बीच में होता है? प्रताप वर्सेस सुल्तान खां के बीच में यह युद्ध होता है और अमर सिंह प्रताप की तरफ से लड़ते हैं और अकबर की तरफ से सुल्तान खां आता है, मारा जाता है सुल्तान खां है ना। प्रताप की विजय होती है। यहाँ से क्या होता है? यहाँ से अमर सिंह इस युद्ध में अमर सिंह द्वारा सुल्तान खां को हत्या कर दी जाती है ना। पूरा सिर दिया जाता है अमर सिंह द्वारा पूरा सिर दिया जाता है किसको? सुल्तान खां को। तो कर्नल टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा। कर्नल टोड ने दिवेर के युद्ध को क्या बोला? मेवाड़ का मैराथन। इस युद्ध में मेवाड़ की स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत मानी जाती है। इस युद्ध से मेवाड़ की स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत मानी जाती है। दिसंबर 1584 में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध जगन्नाथ कस्बा को सैनिक अभियान लेकर भेजा, जो कि वो भी क्या हुआ? असफल हुआ। यह अकबर का महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम सैनिक अभियान था है ना। इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 1584 से 97 के मध्य अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध कोई सैनिक अभियान नहीं भेजा। अतः इसे क्या बोलते हैं? युद्ध शांति काल या फिर युद्ध का संधि विग्रह काल के रूप में माना जाता है। 1585 में महाराणा प्रताप ने लूना चावंडिया को पराजित कर चावंड पर अधिकार कर लेता है और चावंड को राजधानी बनाता है। कौन बताओ? महाराणा प्रताप है ना। 1585 में 1597 में सावन में महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है। उनका दाह संस्कार बाडोली गाँव उदयपुर में
किया जाता है। महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी बारडोली गाँव उदयपुर में स्थित है। इंपोर्टेंट है ये चीज़। महाराणा राज सिंह के बारे में बताना चाहिए आपको। महाराणा राज सिंह का शासनकाल क्या था? 1652 से 1680, ठीक है। इनकी उपाधि थी विजय कटकातु हाइड्रोलिक रूलर, रूलर है ना, हाइड्रोलिक रूलर और विजय कटकातु इनकी उपाधियाँ थी। समकालीन मुगल शासक कौन था? शाहजहाँ 5,000 का मनसब प्राप्त था उनसे, और औरंगजेब से 6,000 का मनसब प्राप्त। औरंगजेब ने 1000 क्यों बढ़ा दिया बताओ? आगे हो जाएगा। राज सिंह का राज्याभिषेक के समय मुगल बादशाह कौन था? शाहजहाँ था, है ना। और आगे क्या होता है? राज सिंह ने मेवाड़ मुगल संधि का उल्लंघन करते हुए चित्तौड़गढ़ में निर्माण कार्य करवाया था, जिसे शाहजहाँ ने अपने सेनापति का सादुल्ला खां को भेजकर 3,000 सैनिकों को भेजकर तुड़वा दिया। और राज सिंह ने टीका दौड़ के आयोजन पर मेवाड़ के कई क्षेत्रों को मुक्त करवा लिया था, किस पर? जिन पर मुगल नियंत्रण था। इंपोर्टेंट है चीज़। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, नेक्स्ट हो जाएगा आज का क्वेश्चन, है ना। आज का टॉपिक आपका नेक्स्ट हो जाएगा आपका आज के क्वेश्चन। नेक्स्ट हो जाएगा आपका आज के क्वेश्चन। आज का टॉपिक है आपका राजस्थान का एकीकरण। क्या है? राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण, एकीकरण है राजस्थान का एकीकरण, है ना। राजस्थान का एकीकरण का टॉपिक है आपका। 2 क्वेश्चन कम से कम पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना। आपके सिलेबस के अनुसार 2 क्वेश्चन बनेंगे। राजस्थान का एकीकरण के पूर्व कितनी रियासत थी? आपको पूछा गया है राजस्थान के एकीकरण से पूर्व कितनी रियासत थी। आज के एमसीक्यूज के बारे में हो जाएगा। राजस्थान का पहला ऑप्शन है, आज का आपका पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का एकीकरण से पूर्व कितनी रियासत थी एकीकरण से संबंधित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कितनी थी? 19 रियासतें। कितनी थी? 19 रियासतें। 3 ठिकाने थे। कितने थे? 3 ठिकाने और 19 रियासतें थी राजस्थान में। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और क्या बताना चाहिए? राजस्थान के एकीकरण से पूर्व रियासत कितनी थी? 19 रियासतें थी। 22 थी टोटल। तो राजस्थान थे मतलब स्वतंत्रता पूर्व मतलब 22 रियासत थी, और 19 मतलब इसमें से 3 ठिकाने थे। 19 रियासतें और 3 ठिकाने, 22 थी टोटल, और इसमें से 3 तो बम्बई प्रांत में मिला दी गई थी ना। 3 मुंबई प्रांत को दे दी गई थी। राजस्थान के स्वतंत्रता पूर्व 22 रियासत थी कुल, ऐसे भी याद रखना आपको, है ना। और इसमें से 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। एकीकरण के पूर्व अब कितनी रियासत थी? इसके अनुसार तो कितनी जाएगी? 19 और 3 ठिकाने था, है ना। याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी क्या जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। और क्या याद रखना है आपको? इसके अलावा क्या याद रखना है? नेक्स्ट हो जाएगा आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत शासन अधिनियम के तहत रियासती विभाग का गठन कब हुआ था? भारत शासन अधिनियम के तहत रियासती विभाग का गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। कब? 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग का गठन हुआ था। और क्या हुआ था? 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग का गठन हुआ। और क्या होता है? अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? वल्लभ भाई पटेल। और सचिव किसको बनाया जाता है? वीपी मेनन को, है ना। रियासती विभाग की सिफारिश के आधार पर रियासतें स्वतंत्र रह सकती है, किसके अनुसार? जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो या फिर वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक हो। तो क्या रहती है? नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम के तहत रियासती विभाग का गठन कब होता है? 5 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्या बताना चाहिए? अध्यक्ष किसको बनाया था रियासती विभाग का? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, पटेल जी को। किसको बनाया था? पटेल जी को। और इसका सचिव किसको? वीपी मेनन को। वीपी मेनन को बनाया गया था, है ना। इसका सचिव किसको बनाया था? वीपी मेनन को। और जो अध्यक्ष था सरदार पटेल था। कौन थे? पटेल जी थे इसके अध्यक्ष। दोनों क्वेश्चन आपको बात पर पता होनी चाहिए। और रियासती विभाग की सिफारिश के आधार पर रियासतें स्वतंत्र रह सकती है, किसके आधार पर? जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो या फिर आय वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? 1 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। तो इसके आधार पर वो रियासतें क्या रह सकती है? स्वतंत्र रह सकती है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत पूछिए आपको कौन सी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा मतलब मारवाड़ नहीं, जयपुर नहीं, झालावाड़ नहीं, मेवाड़। कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी मेवाड़ उदयपुर क्या थी? राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत थी। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, उद्घाटन करता कौन था? निम्न में से वृहद राजस्थान का उद्घाटन करता कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको पूछा गया है निम्न में से वृहद राजस्थान का उद्घाटन करता कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा, बताओ। गोडगिल छजा पटेल। क्या हो जाएगा? गोडगिल छजा पटेल से याद रख सकते हो आप डायरेक्ट, ठीक है। 2 में कौन थे? गोडगिल थे, एन.वी. गोडगिल, नरहरि विष्णु। और तीसरे में थे आपके कौन? जवाहरलाल नेहरू थे। चौथे में थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद हमेशा कौन रहते? सातों सराउंड में कौन रहते? पीछे से 5वें 6ठे 7वें में कौन रहते? सरदार। चौथे 5वें 6ठे में 7वें में कौन रहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। और जवाहरलाल नेहरू तीसरे में रहते। गोडगिल आगे पहला और दूसरे में कौन से रहते? गोडगिल, एन.वी. गोडगिल रहते। कौन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भरत राजस्थान। वृहद राजस्थान में कौन सा चरण था? चौथा चरण था वृहद राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, है ना। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, नेक्स्ट हो जाएगा सही विकल्प का चयन करना आपको, है ना। सही विकल्प क्या? 25-26 जून 1546 में उदयपुर में राजपूताना गुजरात मालवा के राजाओं का सम्मेलन आयोजित किया था। 25-26 जून को 1946 में उदयपुर में राजपूताना गुजरात मालवा के राजाओं का सम्मेलन आयोजित किया गया था। बात सही है। इस सम्मेलन में महाराणा भूपाल सिंह ने रियासतों में एक संघ की गठन की योजना प्रस्तुत की थी। बिल्कुल सही, है ना। क्या बनाने की बात की थी? एक यूनियन बनाने की बात की थी। कौन सी? राजस्थान यूनियन। कौन सी? राजस्थान यूनियन बनाने की बात की थी, है ना। तो ये बात तो सही है।
तो दोनों ही बातें सही है और व्याख्या भी सही है, कारण भी सही है, कथन भी सही है। कथन और कारण दोनों सत्य हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है, कारण सही है मतलब। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका मिलान वाला, है ना। नीचे देखिए कथनों को स्तंभ को सही मिलान करना है अपने को, स्तंभ 1 हो स्तंभ 20 है। रियासती विभाग की स्थापना कब हुई थी? 5 जुलाई 1947 को। और रियासती विभाग का अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सचिव कौन थे? वीपी मेनन थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब आया था? 18 जुलाई 1947 को। कब आया था? 18 जुलाई 1947 को। ब्रिटेन की संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था, जिसकी धारा 8 के अनुसार रियासतों में ब्रिटिश सर्वोच्चता को खत्म कर दिया गया था, है ना, धारा 8 के साथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ए का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, नेक्स्ट हो जाएगा भारत की स्वतंत्रता से ठीक पूर्व, भारत की स्वतंत्रता से ठीक पूर्व 5 जुलाई 1947 को भारत सरकार द्वारा स्थापित रियासत विभाग का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था रियासती विभाग का रियासतों में भारत संघ में विलय की प्रक्रिया को संचालित करना। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। 5 जुलाई 1947 को भारत सरकार द्वारा स्थापित रियासत विभाग की मुख्य उद्देश्य था कि रियासतों को भारत संघ में विलय की प्रक्रिया को संचालित करना। नेक्स्ट हो जाएगा आपका भारत की स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित होने से रियासतों की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा? इसे ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के लिए रियासत की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा? इसे ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, कब किया था बताओ? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 18 जुलाई 1947। तो रियासतों पर ब्रिटिश सर्वसत्ता को समाप्त कर दी गई थी 18 जुलाई 1947 को। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, है ना। इसे ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया था? 18 जुलाई 1947 को। और रियासतों पर स्थिति क्या प्रभाव पड़ा था? रियासतों पर ब्रिटिश सर्वसत्ता समाप्त कर दी गई थी। नेक्स्ट हो जाएगा आपका चैम्बर और प्रिंसेस, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। नेक्स्ट हो जाएगा चैम्बर ऑफ प्रिंसेस नरेंद्र मंडल की अंतिम बैठक कब आयोजित की गई थी? आपको पूछा गया है चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की नरेंद्र मंडल की अंतिम बैठक कब आयोजित की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 25 जुलाई 1947 को। किसके द्वारा? लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा 25 जुलाई 1947 को। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नरेंद्र मंडल की अंतिम बैठक हुई थी 25 जुलाई 1947 को, जिसकी अध्यक्षता वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा की गई थी। इस बैठक की लॉर्ड माउंटबेटन रियासतों के समक्ष यह स्पष्ट कर दिया गया था कि इन्हें किसी न किसी संघ या भारत या पाकिस्तान का हिस्सा बनाना अनिवार्य होगा, है ना। नेक्स्ट हो जाएगा आपका नरेंद्र मंडल की अंतिम बैठक। नेक्स्ट हो जाएगा नरेंद्र मंडल की अंतिम बैठक लॉर्ड माउंटबेटन ने रियासतों के समक्ष कौन सा स्पष्ट शर्त रखी थी? वे चाहे स्वतंत्र रह सकती है, बिल्कुल नहीं। उन्हें भारत या पाकिस्तान किसी भी एक संघ में हिस्सा बनना अनिवार्य होगा, बिल्कुल सही बात है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा सही आंसर हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। रियासत ब्रिटिश साम्राज्य हिस्सा बनेगी नहीं। सभी रियासतों स्वतंत्र प्रशासन चलाने की अनुमति दी जाएगी नहीं। किसको दी गई थी? जिसकी 10 लाख से जनसंख्या अधिक हो या फिर इसका वार्षिक आय कितनी हो? 1 करोड़ से अधिक हो, है ना। इनको स्वतंत्र रहने की अनुमति दी जाएगी। नेक्स्ट हो जाएगा कौन सी रियासत जनसंख्या की आय और शर्तें पूरी करती है? कौन सी रियासत जनसंख्या आय की शर्तें पूरी करती थी जिससे वे स्वतंत्र रह सकती थी? इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, है ना। JJBU, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका राजस्थान का प्रथम शासक जिन्होंने आधिपत्य मतलब विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, वे कौन थे? राजस्थान के प्रथम शासक थे जिन्होंने आधिपत्य त्याग मतलब विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, अपनी रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसने किया था? महाराजा शार्दुल सिंह ने। कौन से? कहाँ के थे? बीकानेर के। कहाँ के थे? बीकानेर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन अच्छा लग रहा है आपको, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अपने चैनल को, और ठीक है, और शेयर अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अपने चैनल को सब्सक्राइब करें लोग। नेक्स्ट हो जाएगा राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण में कुल कितनी रियासतें, ठिकाने, केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित है? यह प्रक्रिया कब पूर्ण हुई? यह सही आंसर हो जाएगा इसका 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, एक केंद्र शासित प्रदेश था। यह प्रक्रिया कब पूर्ण हुई थी? 1 नवंबर 1954, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। 22 रियासतें थी क्या? पहले थी वो तो 22, 2 ठिकाने नहीं थे, 3 ठिकाने थे। केंद्र शासित प्रदेश कितनी थी? 25, ये गलत हो जाएगा। 19 रियासत थी क्या? 19 रियासत 4 ठिकाने नहीं थे। केंद्र शासित प्रदेश 1 था, बिल्कुल सही थे। 26 जनवरी नहीं। फिर 18 रियासत नहीं, 3 ठिकाने नहीं था, 3 ठिकाने थे। केंद्र शासित प्रदेश 1 था, यहाँ पे 2 नहीं थे, इसलिए ये गलत हो जाएंगे ना। नेक्स्ट हो जाएगा आपका राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान का गठन कब हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 18 अप्रैल 1948 को। कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 1 नवंबर 1956 में राजस्थान पुनर्गठन समय किन क्षेत्रों को राजस्थान में जोड़ा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिरोही, उदयपुर नहीं, जोधपुर, बीकानेर, धौलपुर, भरतपुर नहीं, अजमेर, मेरवाड़ा को, आबू, देलवाड़ा, सुनील टप्पा
को किसमें मिलाया गया था, राजस्थान में जोड़ा गया था ना, कब 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, किस शासक ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था, ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। इसको ऐसा किसने बोला था बताओ, ये कौन सा शासक था, बांसवाड़ा के जो शासक थे चंद्रवीर सिंह ने ऐसा कहा था, ठीक है। हस्ताक्षर विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए समय कहा था कि मैं ऐसा लग रहा है कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, जयपुर और जोधपुर के बीच में, जयपुर जोधपुर के बीच में राजधानी विवाद को सुलझाने के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा, जयपुर जोधपुर के बीच में राजधानी का विवाद होने पर इसको सुलझाने के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी.आर. पटेल समिति। कौन सी, बी.आर. पटेल समिति, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और राजधानी किसको दिया था, जयपुर को दिया था। किसको, जयपुर को क्यों दिया था बताओ। और जोधपुर क्या दिया था, न्याय विभाग, क्या क्या दिया था, न्याय विभाग। शिक्षा विभाग किसको दिया था, बीकानेर को। और खनन विभाग किसको दिया था, उदयपुर को। और जो आपके वन विभाग है आपको कोटा दिया था। और जो कृषि विभाग है आपको भरतपुर को दिया था, है ना। ये चीज़ें आपको इससे रिलेटेड याद रखनी है। बी.आर. पटेल समिति बनी थी, जयपुर जोधपुर के बीच में विवाद होने पर इसको राजधानी किसको बनाया था, जयपुर को। इसकी अध्यक्षता में बनी थी, बी.आर. पटेल की अध्यक्षता में बनी थी। और जयपुर को राजधानी बनाने का सुझाव दिया था उन्होंने, है ना। और बाकी जोधपुर को क्या मिला था, न्याय विभाग मिला था, इसलिए वहाँ पर हाईकोर्ट स्थित है, ध्यान रखा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, नेक्स्ट हो जाएगा, बी.आर. पटेल समिति की रिपोर्ट के अनुसार खनन विभाग किसको मतलब कहाँ स्थापित किया गया था। इसका सही आंसर अभी बताया मैंने, कौन सा, उदयपुर को खनन विभाग का वो दिया था, खनन विभाग दिया था ना उदयपुर राज्य को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही आंसर। 30 मार्च को राजस्थान दिवस रूप में मनाने का निर्णय कब लिया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाने के लिए कब लिया गया था इसका निर्णय, 30 मार्च 1949। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, नेक्स्ट हो जाएगा आपका, जयपुर अजमेर के बीच में राजधानी विवाद सुलझाने के लिए किस समिति का गठन हुआ। वापस क्या हुआ था, जयपुर और अजमेर को जब मिलाया वापस, इसका विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाया तो क्या हुआ, अजमेर को जब मिला दिया था राजस्थान में, तो शंकरराव देव समिति के सत्यनारायण समिति का गठन हुआ और इसके विवाद को सुलझाया। और जयपुर को क्या रखा, राजधानी रखा। और अजमेर को राजस्व विभाग को प्रदान किया, है ना। तो ऑप्शन नंबर भी क्या जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। सिरोही रियासत का कौन सा भाग बम्बई प्रांत वर्तमान गुजरात को में मिला दिया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा आबू देलवाड़ा सहित 89 गांव थे जो कि बम्बई प्रांत में मिला दिया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा आपको, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को आपके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।